हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंटिंग चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा, आज यूनिट 7 करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफ आइडिया देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इश्यूज ऑफ, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। पहला रिकग्निशन है, इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर डील करेगा। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप करो, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, असेसमेंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ ड्राफ्ट, कमेंट रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ऑफ ड्राफ्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट, इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये प्रोसेस से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। सो पहला पॉइंट बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू वेरियस स्टेक होल्डर बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा ये कम्युनिकेट कर रही है। किससे कम्युनिकेट करती है? स्टेक होल्डर, जो भी इंटरेस्टेड है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है, जो भी है। और क्या भाषा में वो डील करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मकसद क्या है इनका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंटर्ड अराउंड हार्मोनाइजेशन, शांतिपूर्वक, ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज। तो डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज, जो भी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, so that the diverse accounting practice adopted for various aspects of accounting can be standardized। यानी डिफरेंट अकाउंटिंग जगह पे यूज हो रहा है, तो सबके लिए कॉमन रूल हो, यूनिवर्सल रूल हो, तो एक कॉमन चीज सब फॉलो करे। तो जो मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूल बनाना, तो किस तरह से रूल बनाया जाएगा, तो ये मेन है अकाउंटिंग एएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म एएस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ इसके लिमिटेशन भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके रूल्स बताएं। द वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, किस तरह से यूज करना है, उसको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट दे मे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ईमानदारी वाला काम हो, ताकि जो चीज फैक्चुअल है, सही है, वो बताएं। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंडर्डाइजेशन करता क्या है? ये आपका कोई भी अगर कुछ कंफ्यूजन वगैरह है तो वो उसको एलिमिनेट कर दे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर रूल बन जाता है तो फिर भाई सबके लिए एक ही कॉमन रूल है, वही यूज करेंगे। इसका जो सेकेंड बेनिफिट है, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। अगर कंपनी चाहती है और ओपनली अपने जो भी पॉलिसीज है, अकाउंटिंग रूल्स है, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, वो ओपनली और डिस्क्लोज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसका जो थर्ड है, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या होता है कि भाई एक ही कंपनी है, अलग अलग वर्ल्ड में शिफ्टेड है, तो वहाँ कंफ्यूजन ना हो। और एक ही कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, तो इससे कंपैरेबिलिटी के अंदर सिंपलिसिटी आएगी अगर एक ही स्टैंडर्ड अकाउंटिंग यूज किया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए और कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। However, there are some limitation of accounting standard, difficulties in making choice between different treatment। तो जैसे जैसे हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, रूल्स अलग अलग हैं, तो उसके अंदर कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई कौन सा अल्टरनेटिव यूज करें। Restricted scope, accounting standard cannot override the status. The standard are required to be framed within the ambit of prevailing status। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया।
अब ये कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB इन 1977, यहाँ से स्टार्ट किए थे उन्होंने। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसिडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, जिससे कहते हैं हम लोग, while framing Indian accounting standard in India and tried to integrate them। तो IFRS यानी इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने इंडिया के हिसाब से बात करते हैं, इंटीग्रेट यानी दोनों को कॉमन रखने की काम करते इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूसेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। तो आपका लास्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? टोटल 27 दिए गए हैं बच्चों। इसके अंदर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दिया उन्होंने, नंबर 6 और नंबर 8। वैसे आपका पॉइंट में लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन अबाउट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिलेबस, इट हैज़ बीन गिवन हर फॉर द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट ओनली। तो आपके खाली नॉलेज के लिए है ये, बाहर हो सके तो करें, नहीं तो नॉलेज के लिए तो रखें कि भाई कौन से अकाउंट के लिए कौन सा रूल लगता है। एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए अकाउंटिंग 15 लगता है, लीज के लिए 19 लगता है, टैक्स एंड इनकम टैक्स जो है वो उसके लिए 22 लगता है। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे एक बार। तो होप सो आपका चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल पार्ट हुआ रहेगा। इसके अंदर टोटल 7 यूनिट की हमने थियरी पार्ट किए। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 से 10% का ही है वेटेज इसका। और इसके अंदर जो मेन चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू, उस पर ज़्यादा ध्यान देना बच्चों। होप सो आपको थियरी समझ में आ रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। वो आपका मेन पार्ट है, पूरा बेस रहेगा उसके अंदर, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिले बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।